तो हम पिछली वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 1 के जितने सारे एमसीक्यूज बन सकते थे उन सारे एमसीक्यूज को अपने वीडियोस में पढ़े, और लास्ट में हमने कुछ एडिशनल पॉइंट्स को भी पढ़ा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 का जो सेकंड चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 9, एक सेकंड, क्लास 9 के चैप्टर 2 के बारे में। क्लियर है? चैप्टर 2 के बारे में हम आज बात करते हैं। आपको पता है कि पिछले वीडियोस में हमने एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 1 के बारे में डिस्कशन किए हैं, और उससे जितने सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस निकल के आते हैं उन सबको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज जाइए और उसे भी चेक करिए। क्लियर? अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें कि जीएस का पोर्शन है, यानी जीके जीएस के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पॉलिटिक, ज्योग्राफी, पॉलिटिक, इकोनॉमिक्स, करंट से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। हम आपको फुल आपकी जीएस की प्रिपरेशन कराते हैं। एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन हमारे चैनल पर देख सकते हैं और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन हम जलवायु से देख लेते हैं, और मैं फिर से बता दूं ये क्लास 9 के चैप्टर 2 के क्वेश्चन हैं। भारत में किस प्रकार की जलवायु है? तो भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी गई है? तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से मानी गई है। क्लियर है? अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी? आप मुझे बताओ, भारत कहाँ होगी? क्या अधिक वर्षा कहाँ होगी? क्या राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होगी? बिल्कुल नहीं। ये तो कॉमन सेंस से भी हम पता कर सकते थे कि भारत में सबसे अधिक वर्षा यहाँ नहीं होगी। क्लियर? तो राजस्थान तो होगा नहीं, मेघालय है, तमिलनाडु है और उत्तर प्रदेश है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए इस टाइप का एक मैप बनाऊं, और अगर मैं कहूँ कि ये एरिया जो है, यानी कि जो यहाँ का एरिया है, वहां पे आप देखोगे कि मेघालय पड़ेगा, जहाँ पे गारो, खांसी, जयंतिया नाम की 3 पहाड़ियां मिलेंगी, जहाँ पे सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक वर्षा जो होती है, सबसे अधिक वर्षा जो होती है, सबसे अधिक वर्षा जो है मानसिन रामा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्दियों में भारत में जो बारिश होती है वो किस कारण से होती है? यानी कि जो हमारे यहाँ विंटर्स में मानसून आता है वो किस कारण से आता है? क्या वो चक्रवात के कारण आता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण आता है, या संवहनीय वर्षा के कारण आता है? देखिए, ये जो हमारे यहाँ विंटर्स में जो मानसून चेंजेस होते हैं, जो बारिश होती है, वो वो क्या है, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण आते हैं, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ रहा हो। एक मिनट, ठीक है, आगे देखते हैं। थार मरुस्थल में वर्षा क्यों नहीं होती है? यानी कि जो हमारा डेजर्ट एरिया है वहां पे वर्षा क्यों नहीं होती है? बात कहती हूँ कि अभी आप देख रहे हो कि एग्जाम का एक ट्रेंड बन गया है कि वो आपसे थॉट बेसिस क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस तरह से करिए कि आप उसमें हर तरीके के क्वेश्चंस को देखिए, यानी कुछ थॉट बेस्ड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो कि फैक्चुअल वाले हो। क्या हो ना कि एग्जाम में जब हम बैठे तो हम किसी हमारी प्रिपरेशन कहीं से भी चूके नहीं, यानी कि ये जो वीडियोस हो या फिर ये जो चैनल हो वो आपके एग्जाम में एक मील का पत्थर साबित हो। क्लियर है? थार मरुस्थल में वर्षा क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये समुद्र से अधिक दूर है। समुद्र से अधिक दूर होने के कारण यहाँ पे वर्षा जैसी संभावनाएं नहीं बनती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। अच्छा, ये हमने देख लिए। अब हम देखते हैं मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर 2 में बनते हैं। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? देखिए, भारत में सबसे अधिक पाई जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी की अगर मैं बात करूं और ये इंडिया का अगर मैप में समझूं, कुछ इस तरह से अगर मैं इंडिया का मैप समझूं, तो आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी नदियां अपने साथ, सॉरी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी नहीं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है वो नदियां अपने साथ लाती है बहा के,
गाद और जो अपने साथ ये बहा के नदियां लाती हैं और ला के डेल्टा बनाने से पहले इसे यहाँ पर गिरा देती हैं, जमा कर देती हैं और फिर ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियों में है गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है। गंगा की सारी सहायक नदियां हैं, अगर मैं बात करूँ तो उधर सिंधु है। ये सारी की सारी नदियां जो है वो उत्तर का जो विशाल मैदान है ना, वो पूरा का पूरा जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है और इनका निर्माण नदियां अपने साथ बहा के लाती हैं इन मिट्टी को। आगे जब मैं बात करूंगी प्रॉपर जलोढ़ मिट्टी के बारे में एक प्रॉपर वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे खादर क्या है, बांगर क्या है, तराई क्या है, मिट्टी पानी से जब नदी नदी मिट्टी को बहा के ला रही है तो वो पहाड़ों से कैसे लेकर आती है, कौन से एरिया में पानी विलुप्त हो जाता है और कौन से एरिया में नदी का पानी हमें दिखने लगता है। गोखुर झील क्या है, नदी के मूवमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे वो विसर्पाकार होती है, सर्पाकार होती है। इन सारे पे वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस देखने हैं। क्लियर है? काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। देखिए, अगर हम काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी का जो निर्माण है ना, वो मुख्य तौर पे ज्वालामुखी से माना जाता है। कहते हैं हम कि ज्वालामुखी जब फटता है तो इससे जो लावा निकलता है वो धीरे धीरे ठंडा होने के बाद एक प्रकार की मिट्टी का निर्माण करता है, जिसे हम काली मिट्टी कहते हैं, जो कि कपास की खेती के लिए मुख्यतः जानी जाती है। और आप देखो कि ज्वालामुखी जो है वो तीन तीन तरह के होते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी और एक विषुप्त ज्वालामुखी, जो कि नहीं नहीं फट सकते, जिसमें संभावनाएं हैं, जो अभी भी जागृत ज्वालामुखी हैं, जिनमें अभी भी मैं क्या कहूँ लावा बाहर आ रहे हैं। कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जो जिनमें संभावनाएं हैं कि इनसे लावा बाहर आ सकते हैं, और कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जो बहुत पहले फट चुके हैं पर अभी उनमें कोई संभावना नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो भारत में एकमात्र जीवित ज्वालामुखी कह लीजिए या ज्वालामुखी है वो, जो कि है बैरन द्वीप पर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कपास की खेती के लिए ज्यादा फेमस है काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण होता है जलोढ़ मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो उत्तर भारत के मैदान में, पश्चिम घाट में, थार मरुस्थल में। जी नहीं, मैंने आपको अभी बताया कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में उत्तर के मैदान का जितना सारा निर्माण है ना, वो सब जलोढ़ मिट्टी के द्वारा हुआ है, यानी कि इनका निर्माण जलोढ़ मिट्टी ने किए हैं हम। क्लियर? लाल मिट्टी का रंग किस कारण से होता है, यानी कि इसमें क्या आता है? तो इसमें है लौह ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। किस मिट्टी में? लाल मिट्टी में। इस कारण से ये हमें लाल रंग का दिखता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कौन सी मिट्टी अधिक जल धारण कर सकती है? इसमें से बताइए, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी? तो सबसे अपने अंदर जो अपने अंदर सोख लेती है, जो धारण कर लेती है ना, वो हमारी ब्लैक सॉइल है, जिनका निर्माण आपको पता ही है। और अगर मैं प्रमुख क्षेत्रों की बात करूं तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सारे एरियाज जो हैं वो कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और आप कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताइए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? सूती वस्त्र से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, अगला क्वेश्चन, टॉपिक्स मैंने ऊपर लिख दिए हैं ताकि आपको समझ आए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों का प्रकार क्या है? भारत में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? क्या यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, या शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, या सभी सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन जो है ना वो सही है। ये सारे के सारे प्रकार के जो वन है वो भारत में पाए जाते हैं। कौन सा वन भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बताइए कि इंडिया में कौन सा वन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? क्या सुंदर वन, पर्णपाती वन, कांटेदार वन और दलदलीय वन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में ना बहुत ज्यादा मात्रा में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, सुंदर जंगल किसके लिए प्रसिद्ध है? आप मुझे बताइए, सुंदरवन के जो जंगल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध। टाइगर के उनके जंगल बंगाल टाइगर के प्रसिद्ध है, यानी कि फेमस है। भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपको आंख बंद करके आंसर लगाना है, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश के पास है। ये सारे के सारे जो आंसर्स हैं
वो एनसीईआरटी में है। क्लियर है? अच्छा ठीक है। सुंदरवन के जंगल किसके लिए प्रसिद्ध है? अच्छा आई थिंक ये पेज मैंने 2 बार ले ली, कोई बात नहीं। अगर आपको ये सारे के सारे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन पसंद आते हैं तो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये छोटे छोटे आपके सपोर्ट जो है ना, वो हमें हमें स्ट्रेंथ देना है और आप तक और वीडियोस बनाए और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए। तो ठीक है। पश्चिम घाट में कौन सा वन पाया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो घाट, पश्चिम घाट। पश्चिम घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन वहां पाए जाएंगे जहां सालों भर पानी हो, जो सालों भर हरे भरे रहे। तो ये क्षेत्र कहाँ है? उधर ही है। भारत में भूकंप अधिकतर किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये हिमालय के क्षेत्र में आते हैं। आप देखोगे ना, अक्सर नेपाल रेंज वाले क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पैसिफिक एरिया है जहां जहां ज्यादा हमें भूकंप देखने को मिलते हैं? ये क्यों है? क्या है वहां पे ऐसा, यानी कि वहां पे सरफेस लैंड कैसा है, वहां का स्ट्रक्चर कैसा है, जिस कारण से वहां पे अधिकतर हम भूकंप के कारण चीजों को, अगर आप इन सारी चीजों को अगर आप चाहते हो तो आप, मैं कह रही हूँ कि आप टॉपिक सजेस्ट करिए हमें। उन सारे के सारे एक एक पॉइंट्स पे आपके लिए वीडियोस बन के आएंगी। क्लियर? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है बताइए? ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र से दूरी, चक्रवात या भारी बारिश। सुनामी किन कारणों से आती है? तो समुद्र के अंदर जब भूकंप आते हैं तो उस कारण से सुनामी आती है। क्लियर? अधिक चक्रवात, भारत में सबसे अधिक चक्रवात किस क्षेत्र में आते हैं? तो भारत में सबसे अधिक चक्रवात किस क्षेत्र में आएंगे? पश्चिम तट, पूर्वी तट, हिमालय क्षेत्र या राजस्थान? की बात करें तो चक्रवातों की बात करें तो ये 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, हिमालय और हिमालय होगा नहीं, और राजस्थान भी। क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है चक्रवातों के बारे में, और चक्रवात तो पानी में आएगा ना। हिमालय में कौन सा पानी आ गया? वो तो बर्फ एरिया है। और राजस्थान में तो चक्रवात आने से रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्वी घाट। भूस्खलन मुख्य रूप से किन कारणों से होता है? जो भूस्खलन होता है वो किन कारणों से होता है? तो इसके सारे ऑप्शन सही हैं, यानी कि वनों की कटाई, भारी वर्षा और भूकंप, ये चारों के चारों जो ऑप्शन है वो सही है। इन कारणों से भूस्खलन की समस्याएं हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? भारत में सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य की अगर मैं बात करूं तो वो कोई और नहीं, बिहार है। बिहार भारत में सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त एरिया है। और बिहार में एक नदी है जिसे हम बिहार के शोक नदी के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है कोसी नदी। क्लियर? अब आप मुझे बताइए कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है और गंगा नदी में कहाँ आके मिलती है? गंगा की सहायक नदी है कोसी नदी। मैं आपको इतना बता दूं, ये नेपाल रेंज से निकल कर आती है, लेकिन ये जहाँ मिलती जिसके बाद में ये कहाँ आकर मिलती है, जिसके बाद ये बिहार की शोक नदी कही जाती है। बिहार की शोक नदी कहे जाने के पीछे ये भी रीजन है, कहा जाता है कि जो कोसी नर्तन करने के लिए, मार्ग को परिवर्तन करने के लिए फेमस है। यानी कि ये जो नदी है ना, जैसे नदियों का एक मार्ग निर्धारित होता है। जैसे गंगा नदी बह रही है तो ऐसा नहीं है कि गंगा नदी अगर बहते हुए आ रही है तो खाड़ी की तरफ आ रही है तो वो सिंधु नदी में जाके मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारी बिहार की शोक नदी है, कोसी नदी है, वो कहीं भी मार्ग नहीं है, वो कहीं भी इधर चली जाती है उधर चली जाती है, जिस कारण से वो बिहार में हमेशा बाढ़ की समस्याएं लाती है। क्लियर है? भारत की नदियां, भारत की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा जो है जिसका, वो सारी की सारी नदी भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्रा का बहुत सारा भाग जो है वो चाइना के पास है या तिब्बत के पास है। हमारे पास कहाँ है ब्रह्मपुत्रा? हमारे पास तो बच्चे जब वो मुड़ के अरुणाचल प्रदेश से जब वो मुड़ के आती है और ब्रह्मपुत्रा और दिहांग बनती है, तो वहाँ जमुना और ब्रह्मपुत्रा बनती है, सॉरी, तो वो जल हमारे पास है। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में सबसे अधिक लंबी है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो गंगा नदी जो है ना, वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। क्लियर है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी, और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25-25, यानी ये आप याद रखिए। क्लियर? भारत की दक्षिण में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत में सबसे लंबी नदी जो दक्षिण में बहने वाली है वो है गोदावरी। गोदावरी नदी, जिसे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्लियर है? अब हम कुछ चैप्टर में था देखते हैं, जो कि इस चैप्टर में था और हमें जानना बहुत जरूरी है अगर हमें एग्जाम को क्रैक करना है तो। क्लियर? देखिए, प्राकृतिक विद्युत में तो भारत में
जलवायु, मिट्टी, वनस्पति और जीव जंतु के अद्वितीय विविधताएं पाई जाती हैं। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको डाइवर्सिटीज देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पे जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, इन सारी चीजों में हमें विविधता देखने को मिलती है। क्लियर है? देश के विभिन्न भागों में भौगोलिक विविधता के कारण कृषि और जीवन शैली में अंतर होता है। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं गोंडवाना भूमि की, तो अगर आपसे पूछे कि भारत अंगारा लैंड में आता है या गोंडवाना लैंड में, तो आप सीधा बताइएगा कि भारत का प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और गोंडवाना लैंड से भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका से जुड़ा है। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, जो सारे के सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये हमें एग्जाम में पुश करते हैं दूसरों से आगे निकलने में। क्लियर? के कारण क्या है? भौगोलिक विभाजन के कारण क्या है? अब भौगोलिक विभाजन के क्या कारण है? तो प्लेट विवर्तनी के कारण भौगोलिक क्षेत्र बने हैं भारत में। जैसे कि हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण जो है वो प्लेट के यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण हुआ है। यानी कि भारत में हिमालय प्लेट का निर्माण कौन से प्लेट के टकराने से हुआ है? तो वो है यूरेशियन प्लेट के। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। अगर हम बात करते हैं प्रमुख नदियों के बारे में, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी हिमालय से निकलती है और जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। वहीं दक्षिण भारत में जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वर्षा पर आधारित नदियां हैं। यानी कि ये जो नदियां हैं ना, ये सदाबहार नदियां हैं। ये इनमें सालों भर पानी की प्रायद्वीपीय, ये जो नदियां हैं ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदियां का मतलब ये है कि ये वर्षा पर आधारित नदियां हैं। अब आप समझिए कि ये नदियां जो है वो पहाड़ों से निकल कर आ रही है। यानी कि ये हिमालय रेंज की नदियां हैं। अब हिमालय रेंज की नदियां होने के कारण ये बर्फ से पिघलता रहता है, और लेकिन जो पानी रहता है, लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं ये किसी पहाड़ से, किसी पठार से, किसी घाटी से निकलती हैं, जिस कारण से ये वर्षा पर आधारित होती हैं। यानी कि ये मौसमी नदियां हैं। क्लियर? तो ये है हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। आगे बढ़े। अगर रेगिस्तान की बात करें तो थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है और इसे मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। क्लियर है? आप इसे याद रखिए। समुद्र तटों की अगर हम बात करें तो भारत की समुद्री तट रेखा है 516.6 किलोमीटर। अगर यहाँ पे दे रहा है भारत की समुद्री तट रेखा, पश्चिमी तट अधिक खड़ी और सक्रिय है, जबकि पूर्वी घाट चौड़ी और समतल है। यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मतलब अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो एक सेकंड मैं आपके लिए एक मैप बनाती हूँ। सपोज करिए कि ये इंडिया है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर है। क्लियर? हमें यहाँ पे प्रशांत महासागर और यहाँ पे हमें हमारा पड़ोसी श्रीलंका मिल जाता है, जो कि हमारा जलीय पड़ोसी है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। एक सेकंड। क्लियर? अब ये यहाँ पे हमारा ये बंगाल की खाड़ी हो गई, तो ये हमारा पूर्वी घाट वही बातें कह रहा है कि पूर्वी घाट जो है ना वो खड़ी और सकरी पट्टी से बना है, जबकि जो हमारा पूर्वी घाट है वो चौड़ी और समतल भूमि है। यानी कि यहाँ पे जो है वो अधिक खड़ी है। यानी कि यहाँ पे जो ये घाट है ना वो खड़ा एक तरह से है, मतलब सकरा पतला सा है। लेकिन ये जो पूर्वी घाट है, जो ये इलाका है, जो बंगाल की खाड़ी वाला इलाका है, जो